हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड्स, क्लास 12 के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो जो कि 100% चांस है 2021 में इसके आने के। तो फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, बायो सावर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें क्या प्राप्त करना है? हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 3 बार आ रखा है, 9, 10, 12 और उसके बाद फिर 16 और 18 में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आ रखा है। तो फ्रेंड्स, बिना देर गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसके जो यहाँ पे आप केंद्र देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो ये केंद्र है वो केंद्र, यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र जो है ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, क्या? जब किसी कुंडली, माना ये एक कुंडली है, इसमें जब कोई धारा प्रवाहित की जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई धारा हमने प्रवाहित की है। ओके, एक धारा हमने इसमें प्रवाहित की है, धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मीन्स हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने धारा प्रवाहित की तो इसमें क्या, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ओके फ्रेंड्स, हमने इसमें धारा प्रवाहित की और इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वृत्ताकार कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। जो ये वृत्ताकार, जो ये आप कुंडली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। इसके अंदर अगर आप कहीं भी देखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। ओके फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान इसमें होगा। माना एक, अब इसके बाद हमने उत्पत्ति करनी है। माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। माना एक तार है, जैसे कि आप सपोज देख लो, ये एक तार है, तार सीधा होता है, ये एक तार है, तो हमने इसको मोड़ा। पहले वो ऐसा शेप आया, ऐसा शेप आया, उसके बाद ये पूरा हमने इसका क्या बनाया, वृत्ताकार एक कुंडली बना दी। इस प्रकार से एक वृत्ताकार कुंडली बना दी। ओके, एक कुंडली बना दी। माना कुंडली में धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये जो हमने कुंडली बनाई है इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? धारा आई प्रवाहित इसमें हो रही है। धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है। फ्रेंड्स, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो कि इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, कुंडली का जो ये कुंडली है इसके केंद्र ओ पर, इसका जो केंद्र ओ है यहाँ पे, ये केंद्र ओ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात करना है। तो कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। जो एक कुंडली की परिधि है, आपने पढ़ा होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, आपने सब पढ़ा होगा। ये होती है वृत्त की त्रिज्या। ओके फ्रेंड्स, और परिधि क्या होती है? जो कि वृत्त के यू में खींची जाती है। ये देखो आप, ये होती है वृत्त की परिधि। ओके, और वृत्त की परिधि से जो ये वृत्त है इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इनमें से एक अल्पांश वेक्टर डीएल है। इनमें से एक जो है क्या, इनमें से एक अल्पांश क्या है? वेक्टर डीएल है। वेक्टर डीएल एक इनमें से अल्पांश है। ओके, बायो सावर्ट के नियमानुसार
जो बायो सावर्ट के नियम के अनुसार है, अल्पांश dl वेक्टर dl के कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। पॉइंट आर नोटेड कि बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश dl वेक्टर dl के कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान d वेक्टर v इक्वल टू म्यू नॉट। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम म्यू नॉट, बोलते हैं हम इसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू dl वेक्टर इंटू r अपॉन r क्यूब। ओके फ्रेंड्स, ये है बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश dl के कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो ये है। अथवा में जो है ये सदिश रूप में था, ऊपर वाला वेक्टर में जो है वो सदिश होता है, और अब जो है वो आएगा अदिश रूप में। तो अदिश रूप में वेक्टर हट जाएगा तो हो जाएगा db इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये फ्रेंड्स आ जाएगा, ये अदिश रूप में है, ये जो है ये अदिश रूप में है। और जहाँ थीटा अल्पांश वेक्टर dl तथा अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। पॉइंट है, पॉइंट देख लो यहाँ पे, ये पॉइंट है कि अल्पांश, ये देखो आप, ये पॉइंट है जहाँ थीटा अल्पांश वेक्टर dl, ये जो थीटा है, कौन सा, ये वाला जो आपका थीटा है, ये अल्पांश dl जो हमने परिधि को छोटे छोटे भागों में बांटा था, तो किस में आया था, वो अल्पांश में आया था ना, तो वही है अल्पांश वेक्टर dl तथा अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। जो थीटा है वो क्या है, अल्पांश dl को केंद्र से, केंद्र क्या हमारा O को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। मीन्स ये इनके बीच का कोण है। क्या है ये, इनके बीच का कोण जो है वो थीटा है। क्योंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या परिधि के लंबवत होती है। क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा कि जो वृत्त होता है उसकी जो परिधि है वो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के परिधि जो है वो त्रिज्या जो है परिधि के लंबवत होती है। यहाँ पे वो, यहाँ पे केंद्र O है, ये त्रिज्या के जो है परिधि लंबवत होती है। अतः प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या r, प्रत्येक हमारी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं r से। त्रिज्या के प्रत्येक वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या r तथा अल्पांश वेक्टर dl के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अगर वो लंबवत है तो 90 डिग्री होगा, अगर वो कुछ और होगा तो उसका मान कुछ और होगा। ओके, तथा अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या है, पहले हमने लिया कि क्या, अल्पांश वेक्टर dl के कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अब आएगा कि अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान db म्यू नॉट 4 पाई idl 90 साइन 90 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यही यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान क्या आया, थीटा का मान आया 90। ओके फ्रेंड्स, 90 इसका मान आ गया। उसके बाद इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, साइन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन जो 90 है, साइन 90 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 1।
तो हमने साइन 90 की जगह पे 1 लिखा और 1 का जो गुणा है मल्टीप्लाई है वो आइडियल से कर दिया तो आइडियल ही बच गया। उसके बाद आप आगे देखिए कि केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी की दिशा कुंडली के लंबवत है। केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र ओ कहाँ है? केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कुंडली के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो कुंडली के लंबवत है। अतः प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या लंबवत है। कुंडली के प्रत्येक अल्पांश के लिए केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्रेंड्स एक ही होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। अतः समस्त अल्पांशों द्वारा कुंडली के केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा फ्रेंड्स? चुंबकीय क्षेत्र होगा B इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आप देख रहे होंगे, ये होता है समाकलन का चित्र। ये समाकलन, इसे समाकलन से डिनोट करते हैं। ये है समाकलन का प्रतीक इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेशन B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB इक्वल टू B इक्वल टू हमने क्या लिया? इंटीग्रेशन dB। B इक्वल टू लिया हमने इंटीग्रेशन dB। इंटीग्रेशन dB इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल R स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन DL। ओके, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों जगह पे क्या है, इंटीग्रेशन कॉमन है। इंटीग्रेशन, तो हमने इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन को इधर ला दिया DL के साथ। और उस यहाँ पे आप देख सकते हैं, परंतु क्या इंटीग्रेशन DL एक फेरे में बने सभी अल्पांशों का योग है। जो ये इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन DL बराबर क्या है? जो एक फेरा है कुंडली का, सभी अल्पांशों का योग है। सभी अल्पांशों का योग मीन्स जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई R इक्वल टू क्या है? आप यहाँ देखें, 4 पाई था, 4 पाई और 2 पाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा? 2R बचा ना? यस, 2R। और इसके बाद म्यू नॉट का गुना आई के साथ हो गया, और 4 ये यहाँ पे कुछ 2 था, और इसके बाद R का गुना हो गया तो 2R, और R स्क्वायर है, R स्क्वायर 1 और 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 1R बचा, ये यहाँ पे आ गया। इस कुंडली की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। ये जो कुंडली की जो दिशा है वो कुंडली के तल के लंबवत है। कुंडली की जो दिशा है वो कुंडली के तल के लंबवत है। कुंडली की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि कुंडली में n फेरे हैं तो प्रत्येक फेरे के कारण इतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तथा सभी क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे। यदि कुंडली में n फेरे हैं, यदि कुंडली के जो फेरे हैं कितने, 1 फेरा, 2 फेरा, 3 फेरे, 4 फेरे, 5 6 कितने भी हों, तो इन फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या है n है, तो प्रत्येक फेरे के कारण इतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तथा सभी क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे। जो जितने भी क्षेत्र होंगे
चुंबकीय क्षेत्र जितना भी उत्पन्न होगा सभी क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे, अतः वह जुड़ जाएंगे। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हो जाएगा कितना, म्यू नॉट N I अपॉन 2 पाई, जहाँ N एक स्थिरांक है। ओके फ्रेंड्स।